Hi everyone, welcome to Nimbus IAS. Today we are going to continue with our series from the perspective of HS Mains Examination. इसमें हम डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द जीएस पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर जो कि प्रीवियस ईयर में इसमें यहाँ से पूछे जा चुके हैं, एंड इन द कमिंग टाइम एरियाज फ्रॉम वेयर जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट. आज हम डिस्कस करेंगे जीएस का पेपर 1 का यूनिट 1 का सब यूनिट 2 दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको 4 पार्ट्स में सिलेबस गिवन है. फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म. सेकंड पार्ट है फास्टेस्ट आइडियोलॉजी एंड इट्स ग्लोबल इंप्लीकेशन. एंड द थर्ड पार्ट है वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 एंड बाउंड्री सेटलमेंट आफ्टर दीज वॉर्स. एंड द फोर्थ पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, सोशलिज्म along with this ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी के बारे में. अगर इस पार्ट को डिटेल में डिस्कशन करते हैं इन पार्ट्स की, फर्स्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम ट्रेडिशनल जो मीन्स हमारा प्रोडक्शन का था वहां से एक ट्रांजिशन है किसके लिए, मशीनाइजेशन की तरफ. ठीक है, उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं. अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया क्यों था, आया कैसे था, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. इसी के साथ साथ इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म की बात हो रही है. कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म जो है एक कैपिटलिस्ट मार्केट क्रिएट करना. कहां से क्रिएट हुआ ये? पहले क्या होता था, चर्चिस का ज्यादा कंट्रोल होता था यूरोप में. पहले क्या होता था, यहाँ पे फेडरलिस्टिक सोसाइटी ज्यादा होती थी. फेडरलिज्म होता था. फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म जहां पे एक लैंडलॉर्ड होता है और उसके अंदर एक या बहुत सारे टेनेंट्स वर्क करते हैं. इट इज अ फेडरलिस्टिक सोसाइटी. और इसका अंत हुआ एक तरीके से आपको देखने को मिलता है विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म. अब कैपिटलिज्म क्यों राइज हुआ? बिकॉज यहाँ पे ट्रेड जो है वो बढ़ा यूरोप में कनेक्टिविटी बढ़ी, ओवरसीज कनेक्टिविटी बढ़ी, लोग जो है ओवरसीज ट्रेड करने लगे और ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए. ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए, लोगों का साइंटिफिक टेम्पर ज्यादा बढ़ गया, रैशनल माइंडसेट ज्यादा बढ़ गया. इसको बोलते हैं रेनेसा, एक तरीके से पुनर्जागरण की तरफ. ठीक है, और उस वजह से जो है यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कि चर्चेस की पावर कम हो जाती है, जो शेड्यूल लॉर्ड थे उनकी पावर कम हो जाती है, एंड इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म देखने को मिलता है आपको. जो कैपिटलिस्ट क्लास थी यूरोप में उसका इमरजेंस देखने को मिलता है. और ये कैपिटलिस्ट क्लास जो है यहाँ पे आगे जाके बिकॉज इनके पास प्रॉफिट ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली ये जो है बैंकिंग सिस्टम ओपन करेंगे, डिफरेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी तरीके से टाउन्स बनाएंगे, पोर्ट सिटीज बनाएंगे ताकि और ज्यादा ट्रेड हो सके. उस वजह से जो है यहाँ पे ये मूव करता है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेटअप हो जाती है यूरोप में. उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या और यूरोप में किस जगह पे आया था. अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन में सबसे पहले आया था. और ये क्यों आया था? क्या इसके पीछे कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर रहे होंगे? क्या इसके पीछे कुछ और फैक्टर रहे होंगे? वहां की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी मैटर करती है? या फिर बात करो कोल जो वहां पे अवेलेबल था, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो शिप बिल्डिंग अवेलेबल था, यहाँ पे लेबर अवेलेबल था, किस तरीके से चेंजेस आया यूरोप में, किस तरीके से चेंजेस आए ब्रिटेन में उस दौरान जो कि लीड करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, उसके बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं यहां से. क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं? पहला क्वेश्चन है दैट इज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म. यूरोप में जो कैपिटलिज्म का राइज हुआ, क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा हुआ है, 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. यहां पे पूछा है कि आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको कि राइज एंड ग्रोथ जो कैपिटलिज्म की यूरोप में हुई, राइज क्यों हुआ? एज आई सेड कि यहाँ पे फेडरलिस्टिक जो सोसाइटी थी उसका अंत हुआ और ट्रेड पर्पस से सोसाइटी जो मर्चेंट क्लास थी वो स्ट्रांग होगी. ठीक है, दैट इज द राइज ऑफ कैपिटलिज्म. ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म कहां देखने को मिलती है कि अब जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल सोसाइटी थी, प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी थी, तो इन्होंने क्या किया, और ज्यादा इनको प्रॉफिट चाहिए था, इन्होंने क्या किया, पोर्ट सिटीज बनाई, टाउन्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई. इस तरीके से आगे जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जन्म हुआ. कहने का मतलब है कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म में आपको ये चीजें डालनी थी. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था? डिफाइन द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अगेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज जस्ट नथिंग व्हाट ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज मशीन्स. तो ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इसको आपने क्रिटिकली पूछा है यहाँ पे, इसका सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा होगा. अगर सोशियो इंपैक्ट की बात करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से माइग्रेशन हुआ लोगों का रूलिंग क्लास से, रूलर जो लोग गांव में रहते थे वो जो टाउन की तरफ मूव किए. इसी तरीके से यहाँ पे जो लेबर है उसकी एक क्लास क्रिएट होगी, लेबर क्लास क्रिएट होगी. इसी तरीके से चाइल्ड लेबर, अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट भी देखते हो यहाँ का,
सोशल बेस पे, तो नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। इस तरीके से इकोनॉमिक भी इंपैक्ट देखने को मिलता है कि पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ी, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ी लोगों की, लेकिन इसी की साइड में एक नेगेटिव इंपैक्ट ये मिलता है कि यहाँ पे जैसे गिनी कोएफिशिएंट होता है ना, जहाँ पे डिस्पैरिटी होती है एक तरीके से, वो भी बढ़ी। कहने का मतलब है कि जो रिच क्लास थी वो और ज्यादा रिच होगी, कैपिटलिस्ट क्लास थी और ज्यादा रिच होगी, लेकिन लेबर क्लास जो है वो पुअर होती गई। कहने का मतलब वो डिस्पैरिटी बढ़ी, इनकम डिस्पैरिटी, तो वो भी देखने को मिलता है। इस तरीके के इंप्लीकेशन आपसे पूछे, इंपैक्ट पूछे है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। ठीक है, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ इंपेरियलिज्म। कमेंट करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंपेरियलिज्म होता क्या है। क्या होता है इंपेरियलिज्म? इट मींस कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री ओवर अदर कंट्री। जहां पे जो पावरफुल कंट्रीज है, जो पावरफुल कंट्रीज जैसे यूरोप की कंट्रीज पावरफुल हुआ करती थी, तो इनका कंट्रोल किस पे रहता था? दूसरी कंट्रीज पे। क्यों कंट्रोल रहता था? बिकॉज इनको चाहिए थे रॉ मटेरियल, इनको चाहिए था मार्केट। किसके लिए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। जब इनको ये चीज चाहिए थी तो इन्होंने कॉलोनीज क्रिएट की, कॉलोनीज क्रिएट की, उस पर कंट्रोल किया। कॉलोनीज को उस पर कंट्रोल करना, पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल को क्या बोलता है? दैट इज इंपेरियलिज्म। तो यह कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज। ये सामने आता है किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही इंपेरियलिज्म देखने को मिलता है हमें। ठीक है, यही पूछा था 2017 में, क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का। बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से क्वेश्चन इन द कमिंग टाइम पूछा जा सकता है आपसे। अगर बात करें यहाँ पे, पहले पूछा है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहे, पहले पूछा है कि सोशल इंपैक्ट क्या रहे। इन द कमिंग टाइम हो सकता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एनवायरमेंटल इंपैक्ट आपसे पूछ ले। इन द कमिंग टाइम हो सकता है कि पॉलिटिकल इंपैक्ट, जो जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, वो आपसे पूछ ले। हो सकता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इंडिया में हुई है ओवर द ईयर, उनके बारे में आपसे पूछ ले। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, उसके रिस्पेक्ट में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सेकंड इसकी, दैट इज फासिस्ट आइडियोलॉजी एंड इट्स ग्लोबल इंप्लीकेशन। फासिज्म क्यों राइज हुआ? जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर वन में जो पावर थी लाइक जर्मनी, जो पावर थी लाइक ऑस्ट्रिया हंगरी, इनका एक तरीके से अंत हुआ। एक तरीके से जर्मनी का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद एक तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद इस तरीके से ऑटोमन एम्पायर को भी रेपरकशन झेलने पड़े। तो कहने का मतलब है एक तरीके से इंसल्ट हुई इन कंट्रीज की, और लोगों को ऐसा लगता था कि एक पावरफुल लीडर होता तो शायद ऐसा ना होता। कहने का मतलब है यहाँ पे एक पावरफुल लीडर का राइज हुआ। पावरफुल लीडर इटली में भी राइज हुआ, पावरफुल लीडर जो है जर्मनी में भी राइज हुआ। जर्मनी में कौन देखने को मिलता है आपको? हिटलर। अगर जर्मनी की बात करें तो हिटलर देखने को मिलता है। इस तरीके से इटली की अगर बात करें तो मुसोलिनी देखने को मिलता है यहाँ पे, राइज ऑफ मुसोलिनी। तो मुसोलिनी का राइज देखने को मिलता है। दैट इज फासिस्ट आइडियोलॉजी। फासिस्ट आइडियोलॉजी होती क्या है? फासिस्ट आइडियोलॉजी है फार राइटिस्ट आइडियोलॉजी, फार राइटिस्ट आइडियोलॉजी। और ये जो है अल्ट्रा नेशनलिज्म पे जीतते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक रही है। अल्ट्रा नेशनलिज्म अथॉरिटेरियन रिजीम होती है सेंटर में, जहां पे नेशनल के इंटरेस्ट जो है प्रिवील करते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। दैट इज द फास्टेस्ट आइडियोलॉजी, जहां पे टोटलिटेरियन रिजीम को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इस टाइप की आइडियोलॉजी के बारे में आपसे पूछा है। इसी के साथ साथ इसके ग्लोबल इंप्लीकेशन देखो आप। फास्टेस्ट आइडियोलॉजी जो है वो रेसिज्म पे को भी प्रमोट करते थे, साथ में जो है कैप्चर करते थे दूसरों की टेरिटरी को इन्वेड करना। और इसके साथ साथ इसी की तरह जब ये फासिस्ट आइडियोलॉजी ज्यादा प्रमोट हुई, जब इस फासिस्ट आइडियोलॉजी को कंट्रोल नहीं किया गया, जब नाजिज्म या फिर फासिज्म ज्यादा बढ़ गया, तो अल्टीमेटली आप देखते हो कि वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर सेकंड को न्योता दे दिया इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो इसके ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या रहे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस मुसोलिनी पॉलिसी टुवर्ड्स एवेसिनिया। 1 सेकेंड। डिस्कस मुसोलिनी की पॉलिसी, जो इटली पे रूल किया था जिस डिक्टेटर ने, उसकी पॉलिसी किसके लिए? एवेसिनिया के लिए एंड स्पेन के लिए। इसको बोलते हैं आज की डेट में इथोपिया। क्या बोलते हैं? इथोपिया, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। इसकी पॉलिसी क्या रही थी इसके लिए? देखो, इसने जो है अटैक किया था इस पे 1935 के अराउंड। इसने इथोपिया दैट इज एवेसिनिया पे अटैक किया था और उसको कैप्चर किया था। क्यों किया था? इसने रीजन दिए थे इसके पीछे, दैट वाज कि ये जो है एक बारबेरिक स्टेट है और हम इसको सिविलाइज बनाना चाहते हैं। इसके लिए इसने जो है इसको कैप्चर किया था इस टाइप से। और स्पेन में जो है सिविल वॉर चल रहा था, तो सिविल वॉर में इसने जो है फ्रैंको जो है वहां के
उनको सपोर्ट किया था सिविल वॉर में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसकी पॉलिसी स्पेन के लिए क्या रही, इसकी पॉलिसी इथियोपिया के लिए क्या रही, इसकी पॉलिसी डिफरेंट स्टेट के लिए क्या रही, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इस जो एरियाज है जहां पे आगे जाके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज नाजिज्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाजिज्म का इंप्लीकेशन देखने को मिलता है, हिटलर की क्या पॉलिसी रही आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो वहां पे उसके इंप्लीकेशन देखने को मिलता है। हिटलर ने क्यों अपने आपको एक एज ए डिक्टेटर घोषित किया इस तरीके से, या फिर लोगों ने उसको क्यों एक्सेप्ट किया, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से जो अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर सेकेंड को लीड करता है इस वजह से, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसकी इंप्लीकेशन क्या रहे नाजिज्म के भी। ठीक है, नाजिज्म इज नथिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ फासिज्म, फासिज्म का ही एक पार्ट है, और जिस तरीके से फासिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करती है किसके लिए, नाजिज्म के लिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ थर्ड पार्ट है आपके सिलेबस का वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर्स, बाउंड्री सेटलमेंट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, दैट वाज इन 1914 टू 1918। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो हुई थी, वर्साइलेस, इसकी वजह से खत्म हो गया था ये। ठीक है, 1918 जर्मनी की हार थी। इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक था, 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, उसके कॉजेज क्या थे, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, उसके कॉजेज क्या थे, और इसके क्या क्या इवेंट्स हुए इन वॉर्स के दौरान, इसके इंप्लीकेशन क्या रहे, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बाउंड्री सेटलमेंट की पूछा है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, क्यों था वर्ल्ड वॉर 1, यहाँ पे देखे तो आप, तो मिलिटराइजेशन ज्यादा हो गई थी, हुआ क्यों था, अलायंस सिस्टम ज्यादा हो गया था, लोग जो है ट्रिपल एंड ट्रिपल अलायंस बना रहे थे, ट्रिपल इस तरीके से अलायंस बन रही थी किस किस की, जैसे जर्मनी की बात करें तो जर्मनी किसके साथ अलायंस बना रहा था, जर्मनी अलायंस फॉर्म कर रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, इस तरीके से जर्मनी अलायंस फॉर्म कर रहा था इटली के साथ। कहने का मतलब एक अलायंस बनाई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी अलायंस कौन सी थी, यूके की अलायंस थी, फ्रांस की अलायंस थी, रशिया की अलायंस थी, इनकी भी एक अलायंस थी। कहने का मतलब है ये अलायंस सिस्टम क्रिएट हो गया, कॉलोनाइजेशन सिस्टम क्रिएट हो गया, इंपेरियलिस्टिक सिस्टम क्रिएट हो गया, और इस वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। और भी बहुत सारे कारण थे। अगर आप इमीडिएट कॉज की बात करें तो जो ऑस्ट्रियन हंगरी जो हेयर थे उनके नेक्स्ट ईयर, तो उनका जो है मर्डर हो गया था, कहां पे, सर्बिया में। सर्बिया के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था, उस वजह से जो है एक इमीडिएट कॉज बनता है वो वर्ल्ड वॉर 1 का। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 का इमीडिएट कॉज क्या बनता है, जर्मनी जो अटैक करता है पोलैंड पे। कहने का मतलब है जो कॉजेज रहे वर्ल्ड वॉर के वो आपको पता होने चाहिए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो भी आपको पता होने चाहिए। और बाउंड्री सेटलमेंट का पूछा है कि बाउंड्री सेटलमेंट क्या रही। वर्ल्ड वॉर 1 की अगर बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या बाउंड्री सेटलमेंट रही, जो जर्मनी है हार गया था वॉर, जो ऑस्ट्रियन हंगरी है वो हार गया था वॉर, ओटमन एम्पायर है हार गया था वॉर। कहने का मतलब है इनको जो है रेपरकर्जन तो भुगतने पड़े उसके। जैसे अगर आप बात करो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की, जो ये ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी में यहाँ पे जर्मनी पे सारी इंडिमिनिटी, जितनी भी वॉर की इंडिमिनिटी है कौन भरेगा, जर्मनी। दूसरी बात क्या हुई, जर्मनी का जो एरिया था पोलैंड वाला रीजन वो उससे अलग कर दिया गया, डेनमार्क को कुछ रीजन चला गया। कहने का मतलब उसके साथ साथ फ्रांस ने कुछ रीजन को कैप्चर कर लिया। इसी तरीके से जो जर्मनी की कॉलोनीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको कैप्चर कर लिया किसने, यूके और फ्रांस का कंट्रोल बढ़ गया उनपे। कहने का मतलब है जर्मनी पे सैंक्शन लगा दिए इन्होंने, उसकी जो मिलिट्री है उसकी पावर खत्म कर दी, अब वो कोई मिलिट्री मेंटेन नहीं कर सकता। इसी तरीके से सैंक्शन जो है दूसरी कंट्रीज पे भी लगे। अगर आप ऑस्ट्रियन हंगरी की बात करते हैं, उनकी बाउंड्री सेटलमेंट कैसी रही, ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज आजाद होगी। आप बात करो इथोपिया की, इस तरीके से एस्टोनिया की, ये सारी कंट्रीज आजाद होगी, चेकोस्लोवाकिया, अलग अलग कंट्रीज जो है बनने लगी। उसके बाद किसके बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यही ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है आपको। इंडिया में जो है खिलाफत मूवमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, इसी वजह से तो हुआ था, जो ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला था, खलीफा को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था, ठीक है, उसकी पावर को खत्म कर दिया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो इसी तरीके से जो उसका रेपरकर्जन है बाउंड्री सेटलमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। बाउंड्री सेटलमेंट जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी हुआ था, बिकॉज वहां पे डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जहां पे कॉलोनीज खत्म हो गई थी। इंडिया आजाद हुआ, इस तरीके से पाकिस्तान आजाद हुआ, अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज आजाद हुई। उसके बाद किसके बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसकी बाउंड्री सेटलमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आपका सिलेबस गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन क्रिटिकली द बाउंड्री सेटलमेंट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो बाउंड्री सेटलमेंट मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बाउंड्री सेटलमेंट कैसे हुआ था, जर्मनी की बाउंड्रीज
वो डिसइंटीग्रेट होगी, ऑस्ट्रियन हंगरी डिसइंटीग्रेट हो गया, ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। लेकिन ये डिसइंटीग्रेशन जो है महंगा क्यों पड़ा? अगर क्रिटिकली देखें तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे डिसीजन लिए गए थे वो वन पार्टी को देखते हुए डिसीजन लिए गए थे। एक तरीके से फेवर कर रहा था किसको? बेस्ट को, यूके को फेवर कर रहा था, फ्रांस को फेवर कर रहा था। मोस्टली जो अदर पार्टीज थी उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ था इससे। कहने का मतलब है ये जो सेटलमेंट हुई थी ये वन पार्टी फेवर में सेटलमेंट थी और उस वजह से अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ जाते हैं, दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ मूव करती है। तो इसका क्रिटिकली अगर आप एनालिसिस देखो तो आप ये देखते हो। इसी के साथ साथ हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स चेंजेस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। जैसे मैंने कहा कि जर्मनी की जो बाउंड्रीज है वो बहुत ज्यादा रिशफल हो गई थी। जब ट्रीटी ऑफ ये हुई तो जर्मनी जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, पोलैंड का इलाका, डेनमार्क का इलाका, या फिर बात करें फ्रांस ने जो इसके इलाके कैप्चर किए थे। पहले जर्मनी जो जब वॉर हुआ था उस टाइम से, उससे पहले से एल्सेस एंड लोरेंस हमने ये क्या बोलते हैं एक पार्ट है वहां पे, उसको कैप्चर किया था जर्मनी ने। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जो है इलाका वापस चला जाता है किसके पास? फ्रांस के पास। तो कहने का मतलब है कुछ यहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी उसकी जो वॉर इंडिमिनिटी थी वो इसको भरनी पड़ी किसको? जर्मनी को। तो इस ट्रीटी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और बाउंड्री सेटलमेंट इस ट्रीटी की वजह से क्या हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में जानकारी पूछी थी 2016 में। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द कमिंग टाइम। इसके कॉजेज पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड वॉर के कॉजेज क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे, इंपैक्ट क्या रहे, ट्रीटीज कौन कौन सी हुई, चाहे वो आप इटली के साथ कोई ट्रीटी हो या फिर जर्मनी के साथ ट्रीटी हो। जितनी भी अलाइड पावर ने ट्रीटी की किसके साथ? एक्सेस पावर के साथ। उन ट्रीटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसके इवेंट्स क्या रहे, जैसे आप हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूएसए क्यों वॉर में एक तरीके से कूदा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कि ये जब जापान ने इन्वेड किया हवाईयन रीजन में, जापान ने पर्ल हार्बर जो अटैक हुआ था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस जो इंसिडेंट रहे वॉर के दौरान उसके रेपरकशन क्या रहे इन वॉर्स के, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन द कमिंग टाइम हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, बाकी बाउंड्री सेटलमेंट तो आपको पता होना ही होना चाहिए कि बाउंड्री सेटलमेंट क्या रही वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, यहां पे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनीज का खत्म होना। जैसे मैंने कहा था इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड था यूरोप का, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वहां पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उससे क्या हुआ था? जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था मार्केट। मार्केट कौन देगा? एशिया, अफ्रीका। उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन देगा? यही एशिया, अफ्रीका। इनको चाहिए था चीप लेबर। चीप लेबर कौन देगा? एशिया, अफ्रीका। जो रीजन इनको ऐसे लगे इन्होंने जो है कैप्चर किए। इसी तरीके से इनकी पहले पॉलिसी थी किसकी? इंपेरियलिज्म की पॉलिसी थी, जिसके अंदर आता है कॉलोनिज्म। इन्होंने कॉलोनीज बनानी स्टार्ट की। अब जब इन्होंने कॉलोनीज बनानी स्टार्ट की, उस कॉलोनी को कंटिन्यू रहा वो 45 तक मेनली। और उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद डीकोलोनाइजेशन, जो फास्टर डीकोलोनाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे यूएन फॉर्म हो गई थी, अमेरिका का दबदबा बढ़ गया था वर्ल्ड पे, और भी बहुत सारे कॉजेज थे, नेशनलिज्म का राइज हुआ था, जिसकी वजह से हमें डीकोलोनाइजेशन देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए डीकोलोनाइजेशन होता क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, या फिर डीकोलोनाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए वर्ल्ड ओवर। नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म खुद एक कॉज है किसका? डीकोलोनाइजेशन का। जैसे जैसे वर्ल्ड में एक तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है? अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नेशनलिज्म इंडिया में 19th और 20th सेंचुरी में राइज हुआ। अब यहाँ पे नेशनलिज्म की बात करें तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म राइज हुआ, या फिर मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का राइज हुआ इंडिया में। जैसे दादा भाई नारोजी थे, दादा भाई नारोजी की एक बुक है बहुत फेमस, उनकी बुक है दैट इज पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जहां पे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला कि किस तरीके से यूरोपियन ने, किस तरीके से इंग्लिश ने हमें लूटा एक तरीके से। ठीक है, उस तरीके की जानकारी उन्होंने दी। इसी तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ा, जब रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी, या फिर न्यूज़पेपर जो अवेलेबिलिटी बढ़ी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, एजुकेशन सिस्टम बढ़ा, तो लोगों को पता चला कि हमारे राइट की जो है किस तरीके से ब्रिटिश जो है छीन रहा है। बाहर के देशों में जो रिवोल्ट हो रहे थे उनसे लोग जानकारी ली कि क्या पता जो जैसे लोग बाहर अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं वैसे हम भी लड़े तो क्या पता हमें आजादी मिल जाए। तो इस तरीके से जो है नेशनलिज्म का राइज हुआ इंडिया में भी। इसी तरीके से वर्ल्ड ओवर नेशनलिज्म का राइज हुआ। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझ के आप वर्ल्ड ओवर कॉन्सेप्ट जो है नेशनलिज्म को समझ सकते हैं और किस तरीके से नेशनलिज्म का राइज हुआ। इसी तरीके से सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म होता है स्टेट कंट्रोल, जहां पे स्टेट का ज्यादा कंट्रोल हो कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, लेकिन वीक होता है।
कहने का मतलब है स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी ज्यादा है, दैट इज अ सोशलिज्म कॉन्सेप्ट, जो कि ईस्टर्न जो पार्ट है यूरोप का वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन इज इंटरकनेक्टिविटी इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरीके से जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज फॉर्म हो चुका है, लोग इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से राइज हुआ, इसके इंप्लीकेशन क्या है, इसके सोशल इंप्लीकेशन है, इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है, इसके जो है एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन है। तो डिफरेंट टाइप के इंप्लीकेशन हो सकते हैं किसके? ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं आप मॉडर्निटी की। मॉडर्निटी क्या होती है? मॉडर्निटी एक रैशनैलिटी है। मॉडर्निटी क्या है? रैशनल विचारधारा, जहां पे आप एक साइंटिफिक विचारधारा रखते हो, रैशनल विचारधारा रखते हो, जहां पे आप ऑर्थोडॉक्सी को नहीं मानते हो, दैट इज अ मॉडर्निटी। अब ये राइज जो है मॉडर्निटी का 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है। अगर आज की डेट में बात करें तो वर्ल्ड ओवर आज की डेट में पोस्ट मॉडर्न ईरा में जी रहा है दुनिया। अगर दुनिया की बात करें आज की डेट में, दैट इज पोस्ट मॉडर्न ईरा। तो मॉडर्निटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्निटी ने क्या क्या चेंजेस लाए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पूछा है आपसे, इसी बारे में क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। लाइक आई सेड, सोशलिज्म मींस स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, जहां पे स्टेट का कंट्रोल ज्यादा होता है, दैट इज अ सोशलिज्म। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ ऑल्सो डिस्कस इट्स सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स क्या होता है? जहां पे क्या होता है, वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने की एम होता है, जहां पे जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एज पर डिमांड होता है, कि ताकि प्रॉपर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, वेलफेयर हो सके, वीकर सेक्शन का वेलफेयर हो सके, उसके लिए सोशलिज्म में प्रिंसिपल बने होते हैं। तो उनके फीचर्स आपने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं कि किस तरीके से जो है समाजवाद का विकास हुआ। अब सोशलिज्म जो है एक तरीके से मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी होता है, एक तरीके से गांधीयन सोशलिज्म भी होता है। इंडिया में जो सोशलिज्म है दैट इज गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, और सोशलिज्म जो है इंडिया में जो हमारा प्रीएम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी मेंशन है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू यू एग्री विद द पॉइंट of view that growth of communal politics in India led to the partition, and also discuss the also how to eradicate the problems of communalism। किस तरीके से कम्युनलिज्म को इरेडिकेट किया जा सकता है, किस तरीके से हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, इसके बारे में आपसे पूछा था। और साथ में पूछा था कि जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से राइज हुआ इंडिया में, और जिसकी वजह से जो है अल्टीमेटली जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। क्या आप इस बात से सहमत है? ये पूछा है। अगर हम बात करें कम्युनिज्म की, तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी रही है, क्या पॉलिसी रही है? दैट इज डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड करो और रूल करो। ठीक है, यही पॉलिसी रही है। धर्म के नाम पे तोड़ना, हिंदू मुस्लिम, जो कि आज भी चल रहा है लेकिन इसको छोड़ो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ना। ठीक है, यही तो पॉलिसी रही थी ब्रिटिशर्स की, ताकि रूल कर सके हमें पूरे इंडिया के ऊपर। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, कॉम्युनल अवार्ड घोषित किए थे, जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सबसे पहले मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट किसने दिया था? दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, जहां पे मिंटो को फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो कम्युनलिज्म है उसको कितना प्रमोट कर रहा था, कौन? ब्रिटिशर्स। इसी के साथ साथ इन्होंने मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन को मान्यता दी। साथ में मुस्लिम लीग पहले तो क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग का पहले मोटो था कि देश में जो है मुस्लिमों का भला करे, उनके लिए जितने भी राइट है उसके लिए डिमांड करे। लेटर ऑन क्या हुआ, जब जिन्ना के 14 पॉइंट फार्मूले को नहीं माना गया एक तरीके से, जब वहां पे उनकी डिमांडें उतनी फुलफिल नहीं हो पाई और कांग्रेस का डोमिनेंस जो है देश में ज्यादा देखा गया, लोगों का जो नजरिया है कांग्रेस के प्रति वो ज्यादा अच्छा था कंपेयर टू मुस्लिम्स, और देश में पॉपुलेशन हिंदुओं की ज्यादा थी कंपेयर टू मुस्लिम्स। तो लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, डिमांड की एक सेपरेट स्टेट की, डिमांड की एक सेपरेट कंट्री की। किस तरीके से डिमांड हुई, किस तरीके से कम्युनल रिवोल्ट हुए विद इन द कंट्री, और अल्टीमेटली किस तरीके से देश की आजादी या फिर देश के सेपरेशन में, पार्टीशन में इनका हाथ रहा, किसका? ये कम्युनल जो पॉलिटिक्स चली थी, इसी की वजह से ये हुआ। आप जो है इसके बारे में आपके विचार पूछे थे। इसी के साथ साथ पूछा था कि क्या कर सकते हैं हम इस कम्युनल जो एक तरीके से इम्बैलेंस है, जो कम्युनलिज्म का जो इशू है, इसको इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या स्टेप कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किस तरीके से हम दोबारा एस्टेब्लिश कर सकते हैं कंट्री के अंदर, इसके बारे में आपके विचार पूछे। इसी के साथ साथ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोट। अब ये यूएसएसआर से रिगार्डिंग टर्म्स है। ये टर्म्स कैसी है, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उसमें रिफॉर्म विद इन द पार्टी, दैट इज कॉल्ड प्रेस्ट्रोइका, एंड रिफॉर्म इन जुडिशियल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ग्लासनोट।
जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म, उसको एज ए ओपननेस क्रिएट करना, एज ए ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना विद इन द जुडिशरी, उसके लिए जो रिफॉर्म आए थे दैट इज कॉल्ड ग्लासनॉट। ठीक है, ये टर्म्स यूज हुई है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये टर्म अवेलेबल है, और ये टर्म जो है पूछी जा चुकी है। कब पूछी जा चुकी है? इन 2017। 4 मार्क का क्वेश्चन था, 60 वर्ड में देना था आंसर। ठीक है, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन सोशलिज्म आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ तो आपको पता है कि यूएसएसआर ज्यादा स्ट्रांग हुआ, यूएसए ज्यादा स्ट्रांग हुआ, वर्ल्ड ओवर दो सुपर पावर क्रिएट होगी, कोल्ड वॉर क्रिएट हो गया बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, और ये सोशलिज्म का एक्सट्रीम चला गया किस पे? कम्युनिज्म पे। ठीक है, कम्युनिस्ट जो है सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट सोसाइटी क्रिएट हो जाती है कहां पे? ईस्टर्न जो यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप में ये जो है डोमिनेंस देखने को मिलती है। कहने का मतलब है जो सोशलिज्म था अब वो कम्युनिज्म की तरफ चला जाता है। ठीक है, यही चेंज देखने को मिलता है हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसके साथ साथ पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द फ्यूचर ऑफ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन एज आई सेड कि डीकोलोनाइजेशन मींस जो पहले कॉलोनीज बनाई थी यूरोपियन पावर्स ने, चाहे अफ्रीका में बात करें, चाहे एशिया में बात करें, चाहे अमेरिका में बात करें, उसका आजाद होना, उसका जो है एक तरीके से ऑटोनॉमी गेन करना, उसका एक तरीके से सोवरेनिटी गेन करना, दैट इज अ डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, आपने इसको क्रिटिकली एनालाइज पूछा है। क्रिटिकली क्या हो सकता है? क्रिटिकली हो सकता है कि अगर आजाद हो भी गई तो भी इतनी डिपेंडेंट थी वो ब्रिटिशर्स पे कि जो है यहाँ जैसे इंडिया की बात करें या फिर दूसरी कंट्रीज की बात करें, जब आजाद हुई थी तो बहुत ज्यादा गरीब थी कंट्री का सर्वाइवल मुश्किल था, कंट्री जो है बाहर से लोन ले रही थी, बाहर से खाना ले रही थी। कहने का मतलब है जो है यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज पूछा है तो आपको कंट्री की हालत देखनी पड़ेगी कि वहां पे जब आजाद हुई भी थी कंट्री तो भी कितनी ज्यादा डिपेंडेंट थी फॉरेन पावर्स पे, और कुछ कंट्री फिर भी मतलब जो है स्टैंड अलोन नहीं कर पाई। इंडिया तो एक तरीके से एग्जांपल है कि वो जो है डेमोक्रेसी आज भी सस्टेन कर रही है और हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो आजादी के बाद सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, उसके बारे में पूछा है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन एज आई सेड की इंटरकनेक्टिविटी है डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे इकोनॉमिकल बेस पे बात करें, कल्चरल बेस पे बात करें। ठीक है, उसकी कॉन्सेप्ट की बात की है यहाँ पे। और इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में हर पैरामीटर में इंपैक्ट देखने को मिला है, चाहे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, चाहे आप किसी भी स्टेटा जो हमारे इसका रहा है पॉपुलेशन का, हमारी सोसाइटी का, हर स्टेटा को टच किया है इसने। चाहे हमारे कल्चर की बात करें, चाहे हमारे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, चाहे हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, हर स्टेटा को इसने कैप्चर किया है, हर स्टेटा को इंपैक्ट किया है इसने। किसने? दैट इज ग्लोबलाइजेशन। उसके रिगार्डिंग जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2016 में, एंड 8 मार्क का क्वेश्चन था ये। इसी के साथ साथ एरियाज इन द कमिंग टाइम जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दूसरी टर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कम्युनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, इस तरीके से जो है टर्म पूछी जा सकती है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, अब मॉडर्निटी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, इसके रिगार्डिंग टर्म पूछी जा सकती है। तो इस टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड इन द कमिंग टाइम जो है ये पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकती है, उन बुक्स में हमारी एचपीपीएससी की मेंस की ऑल द जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है लास्ट टू लास्ट ईयर, जितने भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड, उनको सॉल्व किया हुआ है इस बुक में। जीएस की बुक है मेंस के लिए, एचएस के लिए। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की बुक है जहां पे आपको मेंस के सारे डिटेल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो एचएस की बात करें, नायब तहसीलदार की बात करें, एलाइड सर्विसेज की बात करें, हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का, जो कि क्वाइट हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ज्यादातर बच्चे जो है इसको लाइटली लेते हैं हिंदी इंग्लिश को, लेकिन यही सबसे ज्यादा जो है धोखा देती है एक तरीके से एग्जाम में। ठीक है, इसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट, चाहे आप प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, बहुत हेल्पफुल रहता है, और हमारी कंपाइल की हुई बुक है जो कि आपको क्वाइट हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये जो बुक्स है ये अवेलेबल है सारे स्टोर में, ऑल द मेजर स्टोर्स, जितने भी स्टोर्स है वहां पे आपको ये बुक्स अवेलेबल मिलेगी। इसी के साथ साथ हमारा एक सीरीज चल रही है हमारी, दैट इज संघर्ष सीरीज। इस सीरीज में 42 टेस्ट होंगे, और 42 टेस्ट में हर एक जो वीक में है 2 to 3 टेस्ट हर वीक में कंडक्ट किए जाएंगे, 2 to 3 टेस्ट। और इसी के साथ साथ प्रॉपर एनालिसिस होगा उन टेस्ट का, प्रॉपर एवोल्यूशन होगा एक्सपर्ट के द्वारा, और आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड होंगे इसके। ठीक है, प्रॉपर मॉडल आंसर प्रोवाइड होंगे, और ये सीरीज जस्ट 4999 में अवेलेबल है। एंड इसी के साथ साथ जो बच्चे इस साल मेंस का एग्जाम देंगे उनके लिए हमारी सेपरेट सीरीज है जिसमें 16 जो है टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, प्रॉपर टेस्ट, और वो सीरीज भी आप अवेल कर सकते हो। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो निम्बस जो हमारी साइट है, अलॉन्ग विद दिस साइट पे आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, तो आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हो।
फॉर एनी, अगर आपको कोई भी आपको इशू है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।